नमस्कार। दिन भर की सबसे अहम खबरों के इस बुलेटिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव की ओर, जानेंगे कि पाकिस्तान के नागरिकों पर सरकार ने क्या कड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने कौन सी बड़ी मांग रखी, इस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों शिंदे गुट के विधायक ने फडणवीस को अपने निशाने पर लिया है। करणी सेना द्वारा सपा सांसद के काफिले पर किए गए हमले की वजह भी आपको बताएंगे। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को किस मामले में राहत दी है। रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। एक ओर जहां पाकिस्तान की ओर से धमकियों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में भय और बेचैनी का माहौल साफ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पहली बार पाकिस्तान के नागरिक अपनी ही फौज से सवाल पूछ रहे हैं, जो वहां की असहज स्थिति को बयां करता है। भारत के संभावित जवाबी कदम का डर अब पाकिस्तान की सरकार के भीतर भी साफ झलक रहा है, खासकर तब जब भारत ने पाकिस्तान के उकसावे भरे बयानों पर अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत चुपचाप कोई बड़ा और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। तो आखिर क्या है इस पूरे मामले की जड़ और क्या हो सकते हैं इसके आगे के असर, आइए विस्तार से जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब सख्त जवाब की तैयारियों में जुट गया है। तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास तेजी से जारी है और इसी कड़ी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से महत्वपूर्ण मुलाकात की। करीब 40 मिनट चली इस बैठक में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के तमाम विकल्पों पर गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए देशवासियों को भरोसा दिलाया कि न्याय हर हाल में होगा। भारत की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सख्त मंशा को देखकर अब पाकिस्तान, जो पहले बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, बैकफुट पर नजर आ रहा है। हड़बड़ाहट में पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली और खुलकर कहा कि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा और मिसाइलें जैसे गौरी, शाहीन और गजनवी भारत के खिलाफ तैनात कर दी गई हैं। हालात किस दिशा में बढ़ेंगे, इस पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद करीब 130 परमाणु हथियार पूरी तरह से भारत को निशाना बनाने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुलकर धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब उनके स्वर बदलते नजर आ रहे हैं। हालात के दबाव में बिलावल ने नया रुख अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करने को तैयार है, मगर भारत की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान शांति की पेशकश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर लगातार 3 दिनों से फायरिंग कर रहा है, जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि झेलम नदी से अचानक पानी छोड़े जाने के चलते पीओके के कई इलाकों में जल संकट खड़ा हो गया और वाटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, जहां कई गांव पानी में डूब गए। पाकिस्तान में बढ़ते डर और तनाव का माहौल साफ नजर आ रहा है। वहीं भारत ने भी कोई मौका न चूकते हुए राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का बिगुल फूंक दिया है और साथ ही अरब सागर में भी भारत ने अपनी समुद्री ताकत को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य अब अरब सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। खास बात यह है कि पाकिस्तान का कराची बंदरगाह भी इसी समुद्री क्षेत्र में आता है और अगर भारत ने चाहा तो इस बंदरगाह को ब्लॉक कर पाकिस्तान का वैश्विक समुद्री संपर्क पूरी तरह से काटा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नए मुकाम पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।
केवल मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत में रहने की छूट दी गई है। इसके साथ ही देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढने और वापस भेजने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कई लोग अदालतों की शरण में भी पहुंचे, लेकिन न्यायपालिका ने भी किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। तो अब तक कितने पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला गया है, इसकी पूरी तस्वीर जानिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़े कदम उठाए हैं। देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। पहले खबरें आई थीं कि महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पूरा ब्यौरा सरकार के पास मौजूद है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में यानी 1500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया गया है। लगभग सभी शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को देश से डिपोर्ट किया जा चुका है और अब बस एक व्यक्ति बचा है जिसे 30 अप्रैल 2025 तक भारत से वापस भेजा जाएगा। हालात को देखते हुए सरकार सुरक्षा से जुड़ी हर संभावना पर बेहद सख्ती और सतर्कता के साथ काम कर रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 228 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें अधिकतर सार्क वीजा धारक शामिल हैं और इन्हें 29 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का सख्त आदेश दिया गया है। बिहार में भी कार्रवाई तेज हुई है, जहां पटना से 27 पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उधर पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए 25 और 26 अप्रैल 2025 को कुल 272 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर भेजा गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में भी व्यापक अभियान चलाया गया, जहां 5000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया गया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने लॉन्ग टर्म वीजा धारकों पर निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया को और भी सख्त कर दिया है, ताकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता न हो और किसी भी तरह की चूक की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके। इसी दौरान ओडिशा के बलांगीर में रहने वाली 53 वर्षीय शारदा कुकरेजा, जो पाकिस्तान में जन्मी थीं और पिछले 35 वर्षों से भारत को ही अपना घर बना चुकी है, अब एक बड़ी दुविधा का सामना कर रही है। शारदा के पास वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज तो हैं, लेकिन उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है, जो कानूनी रूप से जरूरी है। जब उनकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, तो अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद भावुक शारदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि भारत को ही पाकिस्तान में अब मेरा कोई नहीं बचा है, इसलिए मुझे अपने परिवार से अलग न किया जाए। शारदा की इस भावनात्मक अपील ने इस मुद्दे के मानवीय पक्ष को भी सबके सामने ला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अटारी वाघा बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना हो या पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करना, सरकार ने एक के बाद एक कठोर फैसले लिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि शारदा कुकरेजा जैसे मामलों में, जहां मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हैं, सरकार कितनी लचीलापन दिखाएगी, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ठोस कदम उठा रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पूरी जानकारी और इस बड़े घटनाक्रम से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का भरोसा जताया है और अब एक बड़ा कदम उठाते हुए
संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी तेज कर दी है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है, ताकि संसद में व्यापक चर्चा करवाई जा सके। माना जा रहा है कि यह विशेष सत्र विपक्ष के लिए एक मंच बनेगा, जहां वे देश की आतंकवाद विरोधी एकजुटता को प्रदर्शित कर सकेंगे और साथ ही सरकार से जवाबदेही से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जा सकेंगे। वहीं सरकार को भी अपने रुख और भविष्य की रणनीति को स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। विपक्ष की दलील है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने सरकार के कदमों का समर्थन किया है, उसे देखते हुए संसद में एक खुला संवाद अब समय की मांग बन गया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी और गठबंधन सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम का समर्थन करेंगे, और इससे पहले विपक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी उठाई थी, जिस पर केंद्र ने कदम बढ़ाकर बैठक आयोजित की। हालांकि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति ने विपक्ष को नाराज कर दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इसी बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला करते हुए उन्हें पूरी तरह से विफल बताया, खासकर गृह मंत्रालय के संदर्भ में। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने शिंदे से कहा कि वे अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन शिंदे ने इस पर चुप्पी साध रखी है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम का असली सच? जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम पद से हाथ गंवाने के गम को दिल से लगाए बैठे हैं और लगातार खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बयान देते रहते हैं। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस हमेशा आलोचनाओं के घेरे में रहते हैं। हाल ही में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने फडणवीस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दुनिया में शायद ही कोई पुलिस विभाग महाराष्ट्र पुलिस से ज्यादा नाकाबिल हो। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगर कोई नया कानून लाया जाता है तो पुलिस का हफ्ता बढ़ जाता है, चाहे वह गुटखा पर प्रतिबंध हो या शराब पर। गायकवाड़ का कहना था कि अगर महाराष्ट्र और देश की पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो दुनिया भर में अपराध समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी सच्चाई से निभाए। हाल ही में मैंने एक चौंकाने वाली घटना पढ़ी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी खुद चोरों का सरगना था। बुल्ढाना में 2 पुलिसकर्मी 2 चोरों के साथ साझेदारी करते थे। जब भी पुलिस इन चोरों पर कार्रवाई करने जाती, वे पहले ही उन्हें सूचना दे देते थे और लूट का माल अपने घरों में छिपा लेते थे। अगर पुलिस किसी जगह छापा मारती और 50 लाख की रकम बरामद करती तो वे उसे मात्र 50,000 ही दिखाते थे। यह सब तब होता था जब पुलिस अपने कर्तव्यों में इस कदर लापरवाह होती थी। अगर पुलिस यह ठान ले कि वे सिर्फ सही काम करेंगे तो राज्य से अपराध पूरी तरह खत्म हो सकता है। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है और अब गायकवाड़ के बयान ने फडणवीस को सीधे निशाने पर ला दिया है। फडणवीस, जो इस बयान से बेहद नाराज हैं, ने मीडिया से कहा कि पुलिस के खिलाफ ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने एकनाथ शिंदे से अपील की है कि वह अपने विधायक संजय गायकवाड़ को कड़ी चेतावनी दें और अगर उन्होंने ऐसे बयान दोहराए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ सूत्रों का कहना है कि संजय गायकवाड़ का विवादास्पद बयान दरअसल एकनाथ शिंदे की ओर से प्रेरित था, जिनकी सरकार पर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ। करणी सेना के कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर उनके काफिले पर पथराव किया, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस घटना ने न केवल यूपी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले के पीछे क्या राज है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। सपा सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर चर्चा में हैं।
इस बार अलीगढ़ में उनके काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वे आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। उनका इरादा वहां उत्पीड़न का शिकार एक दलित परिवार से मिलने का था। गोभाना टोल प्लाजा के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पर पथराव किया। इस हमले में क्षत्रिय समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए और पत्थरों के अलावा टायरों से भी हमला किया। इस हमले के कारण कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं। करणी सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और उनके प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने चेतावनी दी कि जब तक रामजी लाल सुमन अपने विवादित बयान पर माफी नहीं मांगते, ऐसे विरोध प्रदर्शन और हमले जारी रहेंगे। इस घटनाक्रम पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हमले के बाद सपा कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों में गुस्से का माहौल है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हमले को जानलेवा बताते हुए ट्वीट किया कि क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सामने घुटने टेक चुकी है या फिर यह सब सरकार की सहमति से हो रहा है। दरअसल करणी सेना सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था, जिससे वे गद्दार थे। उनके इस बयान के बाद राजपूत समाज में गुस्सा फैल गया था, जिसके विरोध में करणी सेना ने कई प्रदर्शन किए और अब उन्होंने हमला कर दिया है। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सपा सांसद रामजी लाल सुमन को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने उनके काफिले को रोककर उन्हें सुरक्षा के साथ वापस आगरा भेज दिया। इस घटना पर सपा ने योगी सरकार को घेरा है, वहीं नीतीश कुमार की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पर कड़ा हमला करते हुए उन्हें डरपोक करार दिया। उनके इस बयान से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए इसे डर और असमर्थता का प्रतीक बताया है। राजनीतिक दलों के बीच इस बयान को लेकर और भी चर्चाएं हो सकती हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें डरपोक और नकारा करार दिया है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बीजेपी नेता आलोक कुमार चौहान ने शराब तस्करों को बचाने के लिए 50 लोगों के साथ थाने पर हमला किया, थाना अध्यक्ष की पिटाई की और वर्दी तक फाड़ दी। तेजस्वी ने कहा कि हर दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं और सीएम की स्थिति अचेत जैसी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश और उनके उप मुख्यमंत्री केवल अपराधियों के जाति, चेहरा और बैंक बैलेंस देखकर कार्रवाई करते हैं, न कि कानून के मुताबिक। तेजस्वी के इस बयान से राजनीतिक माहौल में और भी गर्माहट आ सकती है। तेजस्वी यादव ने कटिहार में हुई एक घटना के संदर्भ में तीखा बयान दिया है, जहां एक शराब तस्कर को बचाने के लिए थाने में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और यह भी आरोप है कि तस्कर को छुड़ाने आए ग्रामीणों में बीजेपी नेता और उनके समर्थक भी शामिल थे। इस घटना ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब पार्टी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में रिजर्व बैंक आरबीआई को लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की छूट दी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरबीआई और अन्य बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे अब बैंकों के लिए कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना संभव हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों को बड़े लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब बैंक उन कंपनियों और व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने बड़े कर्जे लिए हैं और उन्हें चुकाया नहीं। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने उन हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें डिफॉल्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई
और उनके खातों में धोखाधड़ी का आरोप लगाने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी सीमाएं पार करते हुए निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करती और रद्द होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बैंक उस मामले में पुनः कार्रवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी बताया कि बैंकों की प्रशासनिक कार्रवाई और आपराधिक कार्रवाई दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। यदि किसी पर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका बैंकों की प्रशासनिक कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि समान परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए, तो उस पर आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण फैसले ने बैंकों को बड़े लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का रास्ता और भी आसान बना दिया है। अब बैंकों के लिए ऐसे डिफॉल्टरों पर सख्त कदम उठाना संभव हो गया है, जिससे कर्ज के भुगतान में हो रही चूक पर रोक लग सकती है। आज के बुलेटिन में इतना ही।